हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र बिजारने एक बार पुनः आपके सामने हमारे ज्योग्राफी का जो चैप्टर चल रहा था मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र, जिसमें पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि मानव भूगोल की शुरुआत और कुछ विचारधाराएं। अब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति, जिसमें सबसे पहले प्रकृति में देखा जाता है कि जिन ब्रून्स जिन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, उनके अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से होता है, कीमत तय करने में हमारे जो अर्थशास्त्री होते हैं कीमतें अधिक ज्यादा, भूवनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, इतिहास का संबंध समय से होता है और भूगोल का संबंध स्थान से है, जिसमें कहां व क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। उसी तरीके से हमारे जो एक भूगोल में भी ये कहा गया कि किसी भी चीज को अगर कोई प्राप्त होती है तो वह कहां, कैसे और क्यों, इन सभी का अध्ययन हमारे इस मानव भूगोल में किया जाता है। और इसी कारण से मानव भूगोल आगे बढ़ती चली गई और इसका विकास होता चला गया। इसके बाद में देखिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। इससे पहले मानव भूगोल की जो एक विचारधाराएं थी, मानव भूगोल की जो हमने पढ़ा कि मानव भूगोल में जो रेडजेल, जिन्होंने मानव भूगोल को एक आगे बढ़ाया था, एक पिता कहा जाता है। यहां हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल में कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य, हालांकि हंटिंगटन के अनुसार भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को या अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया। एक थी भौतिक दशाएं और एक है मानव प्रतिक्रियाएं या फिर मानवीय दशाएं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि जिसमें हमारे सभी चीजें जो हमारे धरातलीय प्रदत्त स्वरूप होती है, जिसमें हमारे खगोलीय विज्ञान भी आ जाती है, चट्टानें भी आ जाती हैं, इन सभी का अध्ययन हमारा जो धरातल भी है, इन सभी का अध्ययन जो करते हैं वो हमारे भौतिक क्रियाओं या फिर भौतिक दशाओं में करते हैं। और इन सभी का, क्योंकि आपने सबसे पहले आपने पढ़ा भी था कि जब इनकी डेफिनेशन दी गई थी मानव भूगोल की, तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि मानव और धरातल के बीच में जो एक आंतरिक अंतर संबंध पाया जाता है, जो मानव और धरातल को एक जोड़े रखता है, जो अंतर संबंध पाया जाता है, वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। उसी प्रकार से भौतिक दशाओं के साथ में दूसरा जो इन्होंने वर्गांतर किया, दूसरे भाग में जो विभाजित किया, वो था मानव प्रतिक्रियाएं फिर मानव दशाएं। क्योंकि मनुष्य इस धरातल के ऊपर रह करके संपूर्ण कार्य कर सकता है या फिर धरातल से अपनी क्रियाएं करके वो संपूर्ण कार्यों को अंजाम दे सकता है। इसके बाद में देखिए मानव भूगोल में बाकी जो विषय क्षेत्र शामिल किए गए, उन विषय क्षेत्रों में सबसे पहले इसको 6 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें मुख्य भाग जो रखे गए वो है जनसंख्या। जनसंख्या ये मानव भूगोल के विषय में शामिल किया जाता है, क्योंकि बिना जनसंख्या के हम मानव भूगोल का अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे मानव भूगोल जनसंख्या के प्रारूप, लोगों का प्रवास, यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, यानी इसे जनसंख्या में जो शामिल किया जाता है, प्रवास, अधिवास और वितरण। प्रवास यानी लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, किस कारण से आते हैं, किस कारण से जाते हैं, प्रतिकर्ष या अपकर्ष कारक, जो कि हम आगे के लेसनों में पढ़ेंगे। इसके अलावा अधिवास, अधिवास का मतलब होता है रहने के स्थान, कि कहीं पर
लोग अधिक रहते हैं, कहीं पर लोग कम रहते हैं, उनका अलग अलग जो घनत्व होता है। आज जैसे हम बात करें तो हमारे जैसे दिल्ली है, हमारे दिल्ली का उच्च घनत्व पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो अरुणाचल की, तो वहां का जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो वहां लोग क्यों रहते हैं? अलग अलग प्रकार से अलग अलग हमारी जो प्रजाति एक सामाजिक संरचनाएं होती है, जिनका हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनका हम विवेचन करें, उसमें उस विषय क्षेत्र को हम किस में शामिल करते हैं? मानव भूगोल में शामिल करते हैं। उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल में उसका अध्ययन करते हैं। तो पहला जो इसका विषय क्षेत्र या फिर अध्ययन क्षेत्र कह सकते हैं वो है जनसंख्या, जिसमें मैंने बताया मोटे तरीके से मैं आपको यह बता रहा हूं कि जिसमें प्रवास, अधिवास यानी प्रवास जो कि एक स्थान से आना जाना, अधिवास रहना, जो अधिवासों के प्रारूप भी आप आगे के चैप्टरों में पढ़ोगे, जो जनसंख्या के जो चैप्टर हैं जहां पर शहरी अधिवास, ग्रामीण अधिवास, उनके प्रतिरूप, उनके जो प्रकार अलग अलग पाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो अधिवास अलग बिखरे हुए चित्रे में मिलते हैं। इसके अलावा हम शहरी क्षेत्रों में देखें तो रोड के किनारे या फिर तारा प्रकार के अलग अलग प्रतिरूप पाए जाते हैं। ये हम आगे के लेसनों में पढ़ेंगे। और वितरण यानी जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि जनसंख्या का वितरण अलग अलग पाया जाता है। जनसंख्या कहीं पर अधिक पाई जाती है तो कहीं पर कम पाई जाती है, जिसका सबसे मुख्य कारण वहां का धरातल, वहां की जलवायु जो एक अनुकूलतम पाई जाती है, खनिज पदार्थ, सांस्कृतिक कारण, सभी कारक उनको प्रभावित करते हैं। और उन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं? उन सभी का अध्ययन हम जनसंख्या यानी मानव भूगोल में उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्स है, उन रिसोर्स के बारे में कि इस हमारे इस धरातल पर जैसे भूमि है, जल है, वन है, खनिज है, ये सभी हमारे प्रदेश के जो एक नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको पहले भी आपने पढ़ा भी है कि संसाधन क्या होते हैं, कि संसाधन वो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक मानवीयकृत संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जो प्रकृति देती है। वो प्रकृति प्रदत्त जो रिसोर्स होते हैं उनका उपयोग मानव अपने ज्ञान, अपने तकनीकी की सहायता से उनका उपयोग करता है, अपने क्रियाकलापों से उनका उपयोग करके और आगे बढ़ता है। और उन सभी का अध्ययन, क्योंकि मनुष्य उनका उपयोग करके, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके भूमि का, जल का, वन का, खनिजों का आदि का उपयोग करके वो आगे बढ़ता है, इसलिए उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? उनका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। इसके बाद में देखिए प्राकृतिक संसाधन के बाद में संसाधन। अभी मैंने संसाधन की डेफिनेशन आपको बता दूं कि संसाधन इस धरातल पर पाए जाने वाले में प्रत्येक पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। जब तक कि कोई भी पदार्थ मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है वो संसाधन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे इस भूगर्भ में जो तेल का भंडार पाया जाता है, लेकिन वो तेल अगर हम बाहर निकाल करके और वाहनों में उसका उपयोग करते हैं तो वो संसाधन कहलाता है। उसके नीचे है तो वो संसाधन नहीं, क्योंकि हम उसका उपयोग करने लग जाते हैं तब संसाधन। यहां तक कि मानव खुद एक संसाधन है। इसके बाद में देखिए तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण यानी मानव वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका का संसाधन या परिवहन। पृथ्वी पर मानव जो है वो अनेक क्रियाओं के द्वारा हम जितने भी दर से दिखाई देते हैं, हम जितने भी दर से देखते हैं, देखने को हमें मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य प्रकृति का साथ लेकर के अनेक प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण करता है। और उन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। क्योंकि जो एक सांस्कृतिक जो संबंध पाया जाता है मनुष्य और पर्यावरण के बीच में, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट ही हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। जिस प्रकार के हम जलवायु में रहेंगे वो प्रभावित करेगा। हमारा सामंजस्य किस प्रकार से हम इनके साथ में बिठाते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे परिवहन, भवन निर्माण, ये सभी कार्य हम कहाँ रह करके करते हैं? इस धरातल के ऊपर रह करके, हमारे इस वातावरण में रह करके जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार से हम नियोजित करते हैं, अनुकूलतम करते हैं और उसको सांस्कृतिक वातावरण को इसका अध्ययन भी किसमें किया जाता है? इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में ही करते हैं।
इसके बाद में देखिए वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन, तो बच्चों आपने देखा होगा कि हम इस धरातल पर रह करके जिस तरीके के वातावरण में हम निवास करते हैं उसके अनुकूलतम हमें रहना होगा, क्योंकि जिस प्रकार के वातावरण हमें, क्योंकि कहीं पर अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं जो अलग अलग वातावरण के अकॉर्डिंग पाई जाती हैं, जो कि अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हमारे विश्व की जो कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे पूर्वी प्रदेशों में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, या इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, विषुवतीय रेखीय जो क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। तो हम जिस तरीके से जिस वातावरण में रहते हैं उसके साथ में समायोजन करके हम उसका अध्ययन करते हैं, और उसका अध्ययन किसके साथ में किया जाता है, उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। इसके बाद में देखिए दूसरे प्रदेशों से संबंध, क्योंकि एक देश का भूक्षेत्र, एक देश की जनसंख्या, हम दूसरे देशों से किस प्रकार के संबंध स्थापित कर पाते हैं। और आज जैसे मान लीजिए हमारा भारत, जैसे हमारे जो पड़ोसी देश, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बाकी अदर कंट्री जो, उनके साथ में हम किस प्रकार के अपने संबंध स्थापित करते हैं, और जिस प्रकार के हमारे संबंध स्थापित होते हैं वो देश या वहां का मानव उसी प्रकार से अपनी गति करता है। तो उन सभी का अध्ययन भी हम किसमें करेंगे, उन सभी का अध्ययन भी हम किसमें करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। अंतिम जो इसका विषय क्षेत्र है वो है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम, कालिक अनुक्रम यानी थोड़ा सा आप इस वर्ड को आप समझे। कालिक अनुक्रम का मतलब होता है, कालिक अनुक्रम जिसमें कि समय, कालिक का मतलब होता है समय। तो समय के साथ में एक स्थितियां बदलती रहती है, यानी परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, आपने पढ़ा कि सबसे पहले हमने देखा कि हमारे एक भूगोल, संपूर्ण भूगोल का वर्णन एक ही जगह किया जाता था। जैसे 18वीं शताब्दी के बाद में भूगोल को डिवाइडेशन किया गया, भूगोल को डिवाइडेशन करके भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल, दो भाग इसके रखे गए। वो दो भाग इसके बाद में धीरे धीरे हमारे आज का जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल का आगे विकास बढ़ता गया, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीन भागों में इसका विकास हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ में परिवर्तन होता है, हर क्षेत्र में परिवर्तन होता है। आज कहीं जहां पर हम कई प्रकार की चट्टानें वगैरह देखते हैं, आने वाले समय में वहां पर अलग हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो समय, कालिक का मतलब होता है समय, अनुक्रम यानी अनुक्रियाएं या समय के साथ में जो परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन मनुष्यों के द्वारा या फिर प्रकृति के द्वारा होता है, उनका अध्ययन भी हम किसमें करते हैं, उनका अध्ययन भी मानव भूगोल में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे मानव भूगोल की प्रकृति, जिसमें हमारे क्यों, कहां और कैसे प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश की गई, जिसके कारण आज भूगोल एक व्यापक क्षेत्र बन गया। इसके अलावा मानव भूगोल के विषय या फिर अध्ययन क्षेत्र, जिसमें हमारे 6 प्रकार के विषय क्षेत्र इसमें रखे, जिसमें जनसंख्या, प्राकृतिक रिसोर्स, सांस्कृतिक वातावरण, वातावरण समायोजन, दूसरे प्रदेशों से संबंध और कालिक अनुक्रम। अब देखिए, कई बार इसमें पूछा जाता है, इस लेसन में एक छोटा प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कई बार, कि कुछ, चाहे वो जर्मनी का भूगोलवेता, फ्रांस या फिर अमेरिका, ब्रिटेन की 2 भूगोलवेताओं के नाम बताइए। और कई बार 1 नंबर या आधा नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो इसलिए मैं आपके यहाँ कुछ भूगोलवेता जो है उनका मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए, कुछ प्रमुख भूगोलवेता थे। जर्मनी के भूगोलवेता, जिसमें हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल। तो रेडजेल कहां का था? एक जर्मन भूगोलवेता, जिसमें आपने पहले पढ़ा भी था कि रेडजेल जो था वो मानव भूगोल का सही तरीके से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, यानी ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल
मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। इसके अलावा फ्रांस, तो फ्रेडरिक रेटजेल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि मानव भूगोल में उन्होंने दी थी संश्लेषण पर अधिक उन्होंने बल दिया था कि मानव भूगोल और धरातल के बीच में जो एक अधिक से अधिक संश्लेषित अध्ययन किया जाता है, जो संबंध पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहा जाता है। इसके बाद में देखिए फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में विडाल डी ला ब्लांस को फ्रांसीसी भूगोल का पिता भी कहा जाता है, यानी फ्रांसीसी भूगोल का पिता में विडाल डी ला ब्लांस। और कहा जाता है कि फ्रांस में सबसे अधिक मानव भूगोल का विकास फ्रांस में ही हुआ था। बहुत से भूगोलवेता हुए, तो यहां विडाल डी ला ब्लांस जिन्होंने डेफिनेशन दी थी, आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, संभववाद के प्रवर्तक थे, यानी जो इनकी विचारधारा थी जिसमें यह कहा गया था कि मनुष्य अपने ज्ञान, अपनी तकनीकी के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, यानी प्रकृति अधिक हावी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था संभववाद विचारधारा में कि प्रकृति में काट छाट करके वो परिवर्तन कर सकता है। इसके अलावा फेब्रे के अलावा डिमांजिया, विडाल डी ला ब्लांस, फेब्रे और डिमांजिया, ये थे फ्रांसीसी भूगोलवेता। अब देखिए अमेरिकन भूगोलवेता में एलन सैंपल जो कि आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी और नियतिवाद की समर्थक थी, और उसने कहा था कि जो प्रकृति, क्योंकि एक मनुष्य जो है वो प्रकृति का पूजक था या फिर प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति का दास था, प्रकृति से डरता था। और एलन सैंपल कौन थी? एलन सैंपल फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी, जिन्होंने इसके समकक्ष मानव भूगोल की डेफिनेशन भी दी थी। और उन्होंने कहा था कि न तो मानव प्रकृति क्रियाशील है, प्रकृति लगातार गति करती रहती है, अस्थिर पृथ्वी और गतिशील मानव दोनों के बीच में जो आंतरिक अंतर संबंध पाया जाता है वो क्या है? मानव भूगोल कहलाती है। इसके बाद में ग्रिफ्ट टेलर, तो ग्रिफ्ट टेलर जो कि अमेरिकन भूगोलवेता थे, और उन्होंने इनकी जो विचारधारा थी वो सर्वमान्य विचारधारा थी, रुको और जाओ नवनिश्चयवाद विचारधारा जिसे कहा गया, सबसे मुख्य विचारधारा सबने स्वीकार किया, जिसमें बताया गया था कि नहीं न तो प्रकृति अधिक हावी है और नहीं मनुष्य अधिक हावी है, बल्कि मनुष्य प्रकृति यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में आता है, कुछ समय के लिए रुकता है और रुकने के बाद में वो अपना विकास करता है। तो उन्होंने जो सर्वमान्य विचारधारा थी, एक छोटा प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि जो सर्वमान्य परिभाषा जो दी थी वो किसके द्वारा, या फिर नवनिश्चयवाद परिभाषा या रुको और जाओ जो विचारधारा थी वो किसकी है? वो है ग्रिफ्ट टेलर की, जो कि कई बार 1 नंबर या फिर आधा नंबर का प्रश्न आ जाता है। इसके अलावा हर्टिगटन, ये भी अमेरिकन भूगोलवेता थे जिन्होंने मानव भूगोल को आगे बढ़ाया। इसके बाद में ब्रिटेन, हर्बर्टसन, मैकिंडर और रॉक्सबी, ये भूगोलवेता हुए जिन्होंने इस हमारे मानव भूगोल को आगे बढ़ाया। तो स्टूडेंट्स, ये 4 जो जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, मैंने ये इनके बताए हैं। इनमें से कई बार आधा 1 नंबर का प्रश्न आए कि इनमें से पूछा जाए कि आप 2 फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के नाम बताइए, या फिर 2 जो जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए, या फिर अमेरिकन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। इसके बाद में देखिए मानव भूगोल की शाखाएं। तो मानव भूगोल की शाखाएं मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें इसके 2 भाग थे, एक था भौतिक भूगोल और एक थी मानव भूगोल। कम से कम आपको
4 इसकी जो शाखाएं वो तो याद रखनी है, क्योंकि इनमें से भी एक कई बार छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनमें से मानव भूगोल की शाखाओं में सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सैन्य भूगोल, क्योंकि सेना भी कई बार कहीं जाती है, तो किसी क्षेत्र का किस तरीके से ज्ञान करना है, किसी क्षेत्र को किस तरीके से खोजना है, कहीं पर भी अपनी जो क्रियाएं करनी है, तो इसलिए इसको भी मानव भूगोल में शामिल किया गया। ये भी मानव भूगोल की शाखा है जिसको सैन्य भूगोल कहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी भूगोल का योगदान होता है, इसलिए मानव भूगोल, क्योंकि मनुष्य ही सब कुछ क्रियाएं करता है, इसलिए मानव भूगोल की जो शाखा है वो चिकित्सा भूगोल, और इसके बाद में पर्यावरणीय भूगोल, जिसमें कि इन्वायरमेंट, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण इस यहाँ रह करके सारी क्रियाओं को अंजाम देता है, इसलिए पर्यावरणीय भूगोल ये भी एक मानव भूगोल की शाखा है। तो विद्यार्थियों, ये आपका चैप्टर जो है वो पूरा है। पहला चैप्टर जो 4 नंबर का है वो पूरा हो जाता है, और मैं आपको मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूं कि हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा, सबसे पहले हमने एक बार दोबारा से अपन थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल की सीधी सीधी परिभाषा यह है कि हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो कि धरातल और मनुष्य के बीच में जो आंतरिक अंतर संबंध पाया जाता है वो क्या कहलाती है, मानव भूगोल कहलाती है। मानव भूगोल का जो डिवाइडेशन किया गया था 18वीं शताब्दी के बाद में जाकर के, जिसमें 2 भागों में से विभाजित किया गया था, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के रूप में। 11वीं में आपने भौतिक भूगोल पढ़ी, यहाँ पर मानव भूगोल पढ़ेंगे, और मानव भूगोल की आपने विचारधाराएं पढ़ी, जिसमें फ्रेडरिक रेडजेल और इसके अलावा उन्हीं के शिष्य कुमारी चर्चिल सैंपल, विडाल डी ला ब्रांस और डिकेनपिट्स, इनकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी। मानव भूगोल की विचारधाराएं हमने पढ़ी, जिन विचारधाराओं में जो निश्चयवाद या फिर नियतिवाद, संभववाद, जिसमें पहले को प्रकृति को अधिक ताकतवर बताया, दूसरी में संभववाद विचारधारा में जो कि विडाल डी ला ब्रांस जो फ्रांसीसी पितामह कहलाते हैं, उनके अनुसार ये कहा गया कि मनुष्य अधिक ताकतवर है, वो अपने ज्ञान और तकनीकी की सहायता से यहाँ पर परिवर्तन कर सकता है धरातल पर रह करके। इसके बाद में जो अलग जो विचारधाराएं थी वो भी हमने पढ़ी, रुको और जाओ विचारधारा भी पढ़ी, और इसके बाद में हमने पढ़ा कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी थी। तो जिस प्रकार से सभी विषयों का संबंध अलग अलग होता है, उसी प्रकार से हमारे भूगोल का संबंध, यानी कहाँ, क्यों और कैसे, ऐसे जो प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठते हैं कि किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो ये चीज क्यों बनी, कैसे बनी, कहां से बनी, उनका सब अध्ययन करते हैं, वो किसमें करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। तो मानव भूगोल धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे मानव भूगोल का विकास होता गया। इसके अलावा मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र, जो कि अपन ऊपर जो अपने लेसन का नाम दिए कि मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र थे, उसमें हमने जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण समायोजन, दूसरे प्रदेशों से संबंध और कालिक अनुक्रम जो इसके विषय क्षेत्र थे उनमें शामिल किया गया। इसके बाद में हमने पढ़ा कि उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, इसलिए अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना। बच्चों घर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।